श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। श्रद्धा को मारने वाला उसका प्रेमी आफ्ताब अमीन पूनावाला फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की पूछताछ में वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। इसी वजह से अब पुलिस उसका नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की और उसके बाद उसकी लाश के साथ हैवानियत करते हुए लाश के कई टुकड़े कर दिए और फिर जंगल में फेंक दिए, आफ्ताब की यह हरकत किसी सीरियल किलर से कम नहीं है। लेकिन एक इंसान कैसे इतना हैवान बन जाता है, कैसे वो सीरियल किलर बन जाता है, आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चलता है जिसकी वजह से वो वहशी बन जाता है। आज क्राइम तक पर हम आपको यही बताने वाले हैं। साल 1870 में इटली के एक डॉक्टर शेजरे लोम्बोर्सो, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता था, उन्होंने दावा किया था कि कत्ल करने वालों के शरीर की बनावट आम लोगों से अलग होती है। उनके हाथ ज़्यादा लंबे और कान काफ़ी बड़े होते हैं। उस वक्त जेल में पड़े शातिर अपराधियों से दावे का मिलान किया गया। हत्यारों के कान और हाथ दोनों ही छोटे निकले। हालांकि ये अपराधियों, खासकर हत्यारों पर रिसर्च की शुरुआत थी। इसके बाद ये रिसर्च हाथ, पैर, कान, आँखों से होते हुए न्यूरोसाइंस ब्रेन तक जा पहुंचा। 80 के दशक में ब्रेन की स्कैनिंग के बाद वैज्ञानिक समझने लगी कि छोटे से दिमाग के भीतर क्या क्या चलता है, कैसे लगभग 3 पाउंड की ये चीज़ अच्छे खासे इंसान को पागल बना सकती है, या फिर हंसता खिलखिलाता इंसान, बिल्कुल सामान्य दिखने वाला आदमी भी अपने परिवार या दोस्तों की बर्बर हत्या कर सकता है। ब्रेन इमेज में कई ऐसी बातें दिखी जिन्होंने साफ कर दिया कि हत्यारों का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि वो अलग होता है। इसी तरीके की एक जांच साल 1990 के शुरुआत में न्यूरोक्रिमिनोलॉजिस्ट एड्रियन रायन अमेरिकी जेलों में कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने वालों पर स्टडी करने पहुंचे। इसकी शुरुआत कैलिफोर्निया से हुई। ये राज्य इसी तरह की हत्याओं के लिए बदनाम था। 40 से ज्यादा कैदियों की PET यानी कि पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी हुई, ताकि दिमाग के भीतर बायोकेमिकल फंक्शन को समझा जा सके। आसान भाषा में कहें तो पकड़ा जा सके कि दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है। स्कैन में दिखा कि हत्यारों के ब्रेन के कई हिस्से सिकुड़े हुए हैं, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। बता दें कि ये दिमाग का वो भाग है जो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, यानी गुस्सा आने पर दांत भींचकर भरे रह जाएं, लेकिन सामने वालों का मुंह नहीं तोड़ सकते। जैसे ऊंची जगह से कूदने पर मौत हो सकती है, या जहर पीने पर जान बच भी जाए तो अंतड़ियां खराब हो सकती हैं। कातिल दिमाग रखने वालों में यही प्रीफ्रंटल काफ़ी छोटा दिख रहा था। स्टडी सामने आने पर लोगों ने वैज्ञानिक की तारीफ करने की बजाय उसे पागल कहना शुरू कर दिया। काफ़ी बाद में द अनाटमी ऑफ वायलेंस नाम से किताब आई, जिसमें डॉक्टर रॉय ने क्रिमिनल्स के दिमाग पर अपने 35 साल के तजुर्बे को लिखा था। लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो सका कि ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सिकुड़न आती है तो क्यों आती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जो जेनेटिक भी हैं, और कई बार सिर पर गहरी चोट लगना भी कारण बनता है। बचपन में एब्यूज़ झेलने वालों के साथ भी ये हो सकता है। वैसे हत्यारों का दिमाग जानने वाले इस डॉक्टर ने खुद के दिमाग को भी पढ़ने की कोशिश की। डॉक्टर ने जब खुद अपना दिमाग स्कैन किया तो नतीजे बड़े दिलचस्प रहे। रॉयन का ब्रेन भी संभावित कातिल की तरह ही था। उनका इतिहास भी मारपीट से भरा हुआ था। वो शराब पीते थे और गुस्सा आने पर सामने वाले को नुकसान भी पहुंचाते थे। हालांकि इस स्कैन के बाद वे ज़्यादा संभल कर रहने लगे और खुद पर भरसक कंट्रोल रखने लगे। ब्रेन पर हुई सबसे नई स्टडी एकेडमिक इनसाइट फॉर द थिंकिंग वर्ल्ड में भी छपी। इसके नतीजे भी डॉक्टर रायन के दावे से अलग नहीं थे। इसके मुताबिक क्रिमिनल साइकोपैथ के दिमाग में धब्बे धब्बे नजर आते हैं। ये संकेत है कि उनके दिमाग में फैसला लेने और भावनाओं पर काबू रखने वाले हिस्से अमिगडेला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम अमिगडेला के रिस्पॉन्स को समझकर प्रोसेस करना होता है, दोनों में काफ़ी दूरी थी, यानी दोनों ही हिस्से सिकुड़े हुए थे। इससे हत्यारा न केवल हत्या करता है बल्कि उसके बाद दुख या शर्म भी महसूस नहीं कर पाता है। जिन लोगों को ब्रेन की स्कैनिंग पर भरोसा ना हो या कम भरोसा हो, तो उनके लिए एक और जानकारी हमारे पास है। एक खास जिन भी है जिसका मिसिंग होना किसी भी आदमी को हत्यारा बना सकता है। इसे MAOA यानी कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज A कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन पर कंट्रोल रखता है। इनका सीधा ताल्लुक मूड, भावनाओं, नींद और भूख से है। अगर ये गड़बड़ाए तो इंसान के गड़बड़ाते देर नहीं लगती। ऐसे में अगर इन पर काबू करने वाला जीन ही गायब हो जाए या कम पड़ जाए तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि इस जिन को सीरियल किलर जिन भी कहा जाता है। वैसे बता दें कि इस मिसिंग जिन का खतरा भी पुरुषों को ज़्यादा होता है, जबकि महिलाएं इसके लिए कैरियर का काम करती हैं, यानी कि एक से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का।
ज़्यादातर मामलों में इस जिन की कमी परिवार के प्यार, अच्छे खान पान के बीच पता नहीं लग पाती। जिन घरों में माता पिता एब्यूसिव रिश्ते में हो, जहां मारपीट या गाली गलौज हो, उन घरों के बच्चों में अगर ये जिन कम है तो गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। यही बच्चे बड़े होते होते क्रिमिनल बिहेवियर दिखाने लगते हैं और आगे चलकर हत्या भी कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस में अपराधियों के दिमाग पर लगातार शोध हो रहे हैं। मिसिंग जीन और ब्रेन में सिकुड़न जैसी कई बातें खुलकर सामने आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर इन्हीं संकेतों से संभावित किलर को पहले ही पहचान लिया जाए और उसे ज़्यादा संवेदना, ज़्यादा प्यार से सही रास्ते पर रखा जा सके। हालांकि कौन कब क्या करेगा, इसकी गारंटी तो पक्के तौर पर कोई भी नहीं ले सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।